मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। हाउस पवित्र प्रकाश का हाउस है, इसका मतलब है कि एलियाना को हाउस ऑफ लाइट का प्रमुख होना चाहिए। ये भी अच्छा है। मुझे नहीं पता कि डीन कितना शक्तिशाली है, लेकिन मैं डीन के सामने अपनी भ्रम शक्ति का परीक्षण नहीं करना चाहता। अगर वो हाउस ऑफ लाइट की प्रमुख है तो उसे चर्च ऑफ लाइट के मुख्य पुजारी के बराबर होना चाहिए। ब्राह्मण उसे मूर्ख बनाने में सक्षम होना चाहिए जब तक डैन 7 दिनों तक वापस नहीं आता। इस गहन ध्यान के बाद भी यदि कोई मेरे ब्रह्मा को नहीं देख सकता है तो मैं सफल हो सकता हूं। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जैसे ही आरव ने ये कहा, उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई उसकी ओर उड़ता हुआ आया। एक व्यक्ति आरव की दिशा में उड़ता हुआ आया। प्रकाश ऊर्जा से बने 2 सुंदर पंख उस व्यक्ति की पीठ को सुशोभित कर रहे थे। अन्य परीक्षण प्रतिभागी आरव ने वो सिगडी की आकृति देखी जो उसकी दिशा में उड़ रही थी, वयस्क होने के बिल्कुल करीब नहीं। हालांकि इससे चीजें और भी अजीब हो गई। अगर लड़की सच में प्रकाश जादूगरनी थी तो उसे प्रकाश तत्व को जगाने वाली सबसे कम उम्र की प्रकाश जादूगरनी कैसे कहा जा सकता है? क्या ये उपाधि उस लड़की की नहीं होनी चाहिए? यह स्पष्ट था कि लड़की ने भी प्रकाश तत्व को जगाया था, क्योंकि वह प्रकाश के उड़ने वाले मंत्र का इस्तेमाल कर रही थी। इतनी कम उम्र की प्रकाश जादूगरनी जिसने पहले से ही उड़ने का उन्नत मंत्र सीख लिया था, जिसे सीखने में सालों लग जाते हैं, वो कितनी प्रतिभाशाली है। लड़की के सुंदर लंबे बाल थे जो गहरे रंगों के मिश्रण से बने थे। उसकी खूबसूरत बैंगनी आंखें बैंगनी और चांदी के रंग की लग रही थी। उनमें कोई भावना नहीं थी, ठीक उसके चेहरे की तरह जो पूरी तरह से भावहीन था। आरव को नहीं पता था कि वो लड़की कौन थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थी जिसे उसने कभी देखा था। युवती जल्द ही बूढ़ी औरत के सामने चली गई। वो कहा है, मुझे लगता है कि आप उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। वो मेरे ठीक पीछे है। बूढ़ी औरत ने आरव की परीक्षा का परिणाम समझाने से पहले जवाब दिया। युवती ने पीछे से आरव को देखा, उसे ऊपर से नीचे देखा, अंत में उसकी आंखें उसके बाएं हाथ के पीछे रुक गई। क्या तुम मेरे साथ आओगे? उसने जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं कहा, कोई सवाल भी नहीं पूछा और आरव को अपने पीछे आने के लिए कहा। ये लड़की कौन है? आरव ने बूढ़ी औरत से पूछा। मुझे लगा आपने कहा था कि एलियाना मुझे लेने आएगी। आरव को पहला नाम इस्तेमाल करते देख युवती का चेहरा एक पल के लिए चमक उठा, लेकिन उसने कोई टिप्पणी नहीं की वो एलियाना है। बूढ़ी औरत ने जवाब में मुस्कुराकर कहा, वो आपको और जानकारी देने के लिए ले जाएगी, चिंता न करें, आप ठीक हो जाएंगे। वो लड़की एलियाना है। आरव को आश्चर्य हुआ। उसने उम्मीद की थी कि एलियाना कम से कम अधेड़ उम्र की महिला, और बच्चा नहीं कोई कैसे हो सकता है? एक 14 साल की लड़की हाउस ऑफ लाइट चाइल्ड की मुखिया बन गई। आखिरकार एलियाना अब और चुप नहीं रह सकी। उसने अपना हाथ क्रिस्टल के गोले पर रख दिया। हम दोनों में से यहाँ केवल तुम ही एक बच्ची हो। छोटी लड़की ने पहले गोले पर अपना हाथ रखा, जिससे वो चमक उठा। क्रिस्टल के गोले पर एक अंक प्रकट हुआ। केवल आरव ही नहीं, बल्कि क्रिस्टल के गोले पर वो अंक देखने वाला प्रत्येक युवक भी दंग रह गया। हालांकि लड़की स्पष्ट रूप से एक बच्ची की तरह दिख रही थी, लेकिन पता चला कि वो 32 वर्ष की थी। ये लड़की लगभग 30 वर्ष की थी। लड़की की उम्र जानने पर आरव के मन में कई सवाल उठे, खासकर उसकी उम्र वो 30 वर्ष की थी। फिर वो बच्ची की तरह कैसे दिख सकती है? क्या वो भी उसकी तरह क्रूर है? क्या वो अपोफिस की अंगूठी जैसी कोई चीज इस्तेमाल कर रही है? लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास कोई सहायक वस्तु नहीं है। अगर वास्तव में ऐसा कुछ था जो इतना निर्दोष भ्रम पैदा कर सकता था, तो एलोरा ने सीधे लोगों के पास जाने के बजाय इसके लिए क्यों नहीं कहा, मैं आपकी उलझन समझती हूँ, आप अकेले नए लोग नहीं है जो उसे देखकर भ्रमित हो जाते हैं। बूढ़ी औरत ने आरव के कंधे को थपथपाया। लेकिन मेरा विश्वास करो, आप इससे अधिक कुछ नहीं जानना चाहते कि वो कौन है। उसने धीरे से आरव को एलियाना की ओर धकेल दिया। अब उसके साथ जाऊं और मुझे अपना काम करने दो। कई अन्य युवा हैं जिन्हें परीक्षा से गुजरना है। एलियाना ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया आरव की ओर, जो उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ा था। आरव उसके हाथ को देखता रहा आश्चर्य से कि वह क्या मांग रही है। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, जब तक कि आप उड़ने का मंत्र नहीं जानते। आपको मुझे अपना हाथ देना होगा ताकि मैं आपको अपने साथ ले जा सकूं, या आप चलना चाहते हैं? वो आरव को आखिरकार समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया
कि इससे मृत्यु हो गई और उसका दाहिना हाथ नेक्रोलिटिक हो गया। मेरा दाहिना हाथ बहुत कमजोर है। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। एलियाना ने भी अपना बायां हाथ इस्तेमाल किया। उसने स्पष्टीकरण पर सवाल नहीं उठाया। लोगों के लिए अपने हाथों में इस तरह के दोष के साथ पैदा होना अजीब नहीं था। इसके अलावा वह एक जादूगर था जिसे अपने बाएं हाथ का उपयोग करना था, जिस पर निशान था। इसलिए ये बहुत बुरा नहीं था। वो योद्धा नहीं था। उसने अपने बाएं हाथ से आरव का हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि आरव का हाथ एलियाना के कोमल हाथ को पकड़ रहा था। उसकी रोशनी का निशान कुछ क्षणों के लिए चमक उठा और फिर अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया, आरव को पकड़े हुए। हालांकि वो लीरा को जानता था, जो उड़ भी सकती थी, लेकिन हवा में ये उसका पहला अनुभव था। मैं इस समय आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो एलियाना को एक छात्र के रूप में जानता था, इसलिए उसे नहीं लगता कि एलियाना के पास उस पर संदेह करने का कोई कारण है। उस स्थिति में वह जाते समय उससे यह प्रश्न पूछ सकता था कि तुम इतनी जवान क्यों दिखती हो? क्या यह प्रकाश का कोई जादू है जो तुम्हें जवान दिखाता है? ये जादू नहीं है। इसलिए एलियाना ने इस बार उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वो नीचे जाने लगी और एक खूबसूरत इमारत के दरवाजे के सामने उतरी। हम यहाँ हैं। 2 जादूगर दरवाजों की रखवाली कर रहे थे। उन दोनों ने एलियाना का सम्मान पूर्वक अभिवादन किया और उसके लिए दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। जैसे ही वो इमारत में दाखिल हुई, एलियाना ने आरव का हाथ छोड़ दिया। आरव ये सोचते हुए उसके पीछे चला गया कि वे कहाँ हैं। उसके अनुसार उसे कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि यही वो स्थान है जहां उसे एक छात्र के रूप में रहना चाहिए। ऐसा नहीं लगा। जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचा, उसने अपने आप को एक बड़े हॉल में पाया। दुर्भाग्य से वो इस स्थान पर एलियाना के साथ बिल्कुल अकेला था। हॉल के बीच में एक 7 फुट ऊंचा दर्पण खड़ा था। ये कौन सा स्थान है? यहाँ हम देखेंगे कि जो सभी परीक्षणों को पास कर लेता है, वो आपकी प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति की वास्तविक सीमा को माप सकता है। आइए देखें कि आप वास्तव में कितने विशेष है। गैब्रियल ने उसकी व्याख्या सुनकर भौहें सिकोड़ ली। एक और परीक्षा ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे जितना संभव हो सके खुद को उजागर करने के लिए कह रहे थे। ये पहले से ही आश्चर्यजनक था कि वो इतनी कम उम्र में जा गया था, लेकिन अगर उन्हें उसकी चरम क्षमताओं का परीक्षण करना था तो उन्हें ऐसा करना होगा। अगर प्रतिभा का पता चल गया तो ये और भी खतरनाक होने वाला था। चलो आज अपना हाथ आईने पर रखते हैं। उसने पीछे हटने से पहले इशारा किया। आरव कांपते कदमों से आईने के करीब गया और अपने बाएं हाथ की ओर देखा। अगर वो यहाँ अकेला होता तो उसे यहाँ अपनी प्रतिभा आजमाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक महिला की उपस्थिति में ये आदर्श स्थिति नहीं थी। फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आईने को छुआ। आवाज आसपास में गूंज उठी। आरव रुक गया और पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, जो फिर से खुला था। अकादमी के बाहर उसे देखकर वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? लिशे ने रचित से पूछा। उसके साथ जो है उसे देखो, तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। जबकि लिशेन अभी भी आरव को देखकर हैरान थी। रचित पहले ही उस लड़की को देख चुका था जो उसके पीछे खड़ी थी। अगर वो उसके साथ थी तो ये स्पष्ट था कि वो उसे यहाँ लाने वाली थी। एलियाना लिशेन ने वो सिदक के अभिनय डीन को देखा। वो उस बच्चे के साथ क्यों थी? क्या उस बच्चे में कोई प्रतिभा है? लिश ने रचित से पूछा। रचित ही वो था जिसने उसे बताया था कि अब आरव में कोई प्रतिभा नहीं है। जब वो उसे देखता था तो उसकी चमकती हुई आभा देखी जा सकती थी, जो उसकी प्रतिभा के बारे में चल ला रही थी। ऐसा लगता है कि मैं गलत था। उसके चारों ओर एक आभा है। वो बहुत प्रतिभाशाली है, संभवतः सबसे प्रतिभाशाली। वो समझ नहीं पाया कि वो उस आभा को पहले कैसे नहीं देख सका। अगर वो इसे अब देख सकता है तो उसे पहले भी उस आभा को महसूस करना चाहिए था। सब कुछ पहले जैसा ही था। सब कुछ वैसा ही था, सिवाय एक चीज के। उसने जल्दी से ध्यान दिया कि आरव का बायां हाथ अब उसके दस्ताने से ढका नहीं था। क्या ये कारण हो सकता है? आरव के बारे में उसे केवल यही समझ में आया कि वो अपने दस्ताने पहने हुए था। जब वो अपनी आभा महसूस नहीं कर सका, उसके दस्ताने में कुछ गड़बड़ है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एलियाना ने पूछा। हस्तक्षेप पसंद नहीं है। हम स्तर 2 परीक्षा विजेताओं का पहला बैच लेकर आए हैं। उनकी परीक्षा का अंतिम चरण उनकी वास्तविक प्रतिभा को मापना। परीक्षा के पहले बैच में जो प्रारंभिक स्क्रीनिंग पास करने में कामयाब रहे, ऐसा लगता है कि 1000 में से केवल 5 ही इसे बनाने में सक्षम थे। हमसे मत पूछो, लिश ने अपने सिर के पीछे खुजलाया।
हम वही लाए जो किन ने हमें दिया था। अब जानते हैं कि वो कितना सख्त है। वो केवल सबसे अच्छे लोगों को ही अंदर आने देता है। हम भाग्यशाली हैं कि इस बार संख्या 0 नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मैंने किन को इस बार उदार होने के लिए कहा था इस दर पर। क्या हम अकादमी में 100 लोगों को भी प्रवेश दे पाएंगे? एलियाना ने बुदबुदाया। मुझे ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप देनी चाहिए थी। आप यही रहें और मेरे लौटने तक आईने को न छुएं। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। कोई छात्र उपलब्ध नहीं था क्योंकि उसने एक सख्त परीक्षा चुनी थी। अकादमी के नियमों का एक सेट था जो केवल शीर्ष छात्रों को ही पास करने की अनुमति देता था। जाने से पहले उसने आरव को हॉल में छोड़ दिया और रचित और लिसान्न को ये निर्देश देना नहीं भूली कि जब तक वो वापस न आए वे आरव पर नजर रखें। अलियाना को ये एहसास नहीं था कि वो आरव को एक ऐसे आदमी के साथ अकेला छोड़ रही थी जिसे परीक्षाओं से ज्यादा आरव के दस्तानों और उसकी असली पहचान में दिलचस्पी थी। लेवल 2 की परीक्षा एक उच्च स्तरीय प्रवेश परीक्षा थी जो टियर 1 की परीक्षा से कहीं ज्यादा कठिन थी, जो केवल उन लोगों के लिए आरक्षित थी जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बाहरी संसाधनों से मदद नहीं ली थी। इसके विपरीत लेवल 2 की परीक्षा धनी व्यक्तियों के लिए थी जिन्हें बड़े होने के दौरान बाहरी मदद मिली थी। इसलिए उनके लिए एक कठिन परीक्षा तैयार की गई थी। अकादमी की स्थापना छात्रों को यह सबक सिखाने के लिए की गई थी कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी विशेषाधिकार प्राप्त क्यों न हो या वो किस परिवार से आया हो, उसे अकादमी में प्रवेश के लिए परीक्षा पास करनी ही थी। हालांकि परीक्षा कठिन थी, यह विश्वास करना असंभव था कि 1000 लोगों में से केवल 5 ही इस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे। इसके अलावा चुने गए सभी 5 लोग विलक्षण थे जो अपने समूह में शीर्ष पर थे। गैब्रियल ने 5 प्रतियोगियों में कुछ परिचित चेहरे भी देखे। 5 में से 3 प्रतियोगी जो यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे वे ऐसे लोग थे जिन्हें वह जानते थे। 3 में से एक पृथ्वी जादूगर एलेक्स था जिससे वो शहर के बाहर मिला था, जिसने सटीक भविष्यवाणी की थी कि शहर में प्रवेश करने से पहले उन्हें कितना समय लगेगा। दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कार्तिक के खिलाफ शहर में उसकी मदद करने वाला व्यक्ति था। वो कनिष्क टोन था और अंत में तीसरा व्यक्ति जिसे उसने पहचाना वह एक युवती थी। वो रायजादा परिवार की राजकुमारी और राजा की इकलौती बेटी थी। आरव की तरह एलेना में भी प्रकाश का तत्व था। यही वजह है कि वहां 3 प्रकाश जादूगर मौजूद थे जिनमें वो और आरुषि शामिल थे। यहां उपस्थित 6 युवकों में कनिष्क भी था। 3 प्रकाश जादूगर थे। एक पृथ्वी जादूगर था, एक बिजली जादूगर था और एक सम्मन जादूगर था। रचित और लिसान के साथ आए सभी 5 प्रतिभागी एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े थे। केवल आरव ही शीशे के पास खड़ा था। वो थोड़ा खुश था कि कनिष्क इस बिंदु तक पहुंचने में कामयाब रहा था। भले ही उसकी योजना का मूल गड़बड़ा गया था, कनिष्क उसकी बाकी योजना का एक अनिवार्य हिस्सा था। आपके दस्ताने दिलचस्प लग रहे हैं, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? रचित ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे बात की और आरव के दस्ताने मांगे क्योंकि वो देखना चाहता था कि उनमें क्या खास है। अगर वे किसी की आभा को छिपा सकते हैं तो उनमें कुछ खास होना चाहिए। मुझे खेद है लेकिन मुझे मना करना होगा। आरव ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मना कर दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो स्वेच्छा से इन दस्ताने किसी को सौंप सके। अगर उसने अपने दोनों दस्ताने उतार दिए तो उसका दूसरा तत्व प्रतीक प्रकट हो जाएगा और इससे पहले कि वो समझ पाए कि क्या हो रहा है, वो इस अकादमी की पूरी सेना से घिर जाएगा। वो इसके लिए पूरी तरह तैयार था। वो अपनी पहचान उजागर करने की कोशिश कर रहा था। एक शिक्षक के सामने अपमानित होने की तुलना में अकादमी में सभी को बताकर उनका अपमान करना बेहतर था। ये पहली बार था जब किसी ने उसे मना किया था, खासकर एक छात्र जिसने एलेना का थोड़ा अपमान किया था। कनिष्क ज्यादातर भावनाहीन रहा। वो पहले से ही राज्य और प्रभावशाली लोगों से निराश था, इसलिए उसे परवाह नहीं थी कि उनका अपमान किया जा रहा है। वो खुद किसी के आदेश पर कुछ भी करने की परवाह नहीं करता था, खासकर जब वो व्यक्ति उसका अपना क्लास टीचर भी ना हो। एलेक्स ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसे समझ नहीं आया कि ये आरव का अहंकार था या कुछ और, लेकिन उसे ये ज्यादा पसंद नहीं आया। चौथा जादूगर एक बिजली जादूगर था जिसे आरव के नाम से जाना जाता था। वो समझ सकता था कि आरव ने अपने दस्ताने क्यों नहीं दिए। उसे यकीन था कि वे दस्ताने उसके खजाने थे।
वो उस परिवार का हिस्सा था जो कलाकृतियां बनाता था, वस्तु में खजाने का सार था या नहीं। रचित के विपरीत वो सही मात्रा नहीं देख सकता था। यदि उसके सामने एक नई मुख्य कलाकृति और एक साधारण कलाकृति थी तो वो अंतर नहीं पा सका। इसलिए वो समझ गया कि आरव अपने दस्ताने क्यों नहीं दे रहा था। बहुत से लोग अपने खजाने को अपने पास रखना पसंद करते हैं, आरव के मना करने के बजाय। आरव के पास जो अपार खजाना था उसे देखकर आरव और भी हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे आरव चलता फिरता खजाने की दुकान हो। वो देख सकता था कि आरव के दस्ताने एक खजाना है, उसके कपड़े एक खजाना है और उसकी अंगूठी भी एक खजाना है। वो एक अमीर परिवार से होना चाहिए, एक असाधारण युवा स्वामी। आरव के पास अपार खजाने के कारण आरव का उस पर पहला प्रभाव अच्छा नहीं था। अंतिम व्यक्ति के रूप में वो शांत था। उसके बाएं हाथ के पीछे समनकर्ता का प्रतीक था। एक बच्चा जो अपनी जगह नहीं जानता, बच्चे में हिम्मत जरूर थी जो उसे एक इंसान में पसंद थी, लेकिन उसके हिसाब से मूर्खतापूर्ण हिम्मत एक मूर्खतापूर्ण गुण है। वो मूर्ख था। कबीर इसकी सराहना नहीं कर सका। उसे इस मामले में अपने दोस्त का पक्ष लेना था। तो तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? उसने पूछा। रचित पृथ्वी घर का मुखिया है और मैं शराब घर का मुखिया हूं। बोलने से पहले तुम्हें सचमुच सोचना चाहिए। रचित और लिसान को ले जाया जाता है। पांचों युवक ये सुनकर दंग रह गए कि वास्तव में ये दोनों कौन थे। शुरू में उसने सोचा कि ये दोनों परीक्षा देने वाले सामान्य शिक्षक हैं, लेकिन वास्तव में वे विभागाध्यक्ष थे। क्या इसका मतलब यह था कि कबीर बिजली घर का मुखिया था? कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना घमंडी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे बात कर रहा हूं। मेरे दस्ताने पारिवारिक विरासत है। मैं उन्हें किसी को नहीं दे सकता सिर्फ इसलिए कि वे घरों के मुखिया थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके लिए अपनी पहचान जोखिम में डाल सकता था। दस्ताने और उसकी पोशाक के साथ मृत्यु और संगीत शव परीक्षा थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या बच्चा वास्तव में इतना घमंडी था कि वह राजा को भी अस्वीकार कर सकता था। अगर वो राजा भी होता तो भी मैं ये दस्ताने किसी को नहीं देता। आरव जानता था कि अगर उसे अपनी पहचान बचानी है तो उसे अपनी जमीन पर अड़ा रहना होगा। उसे समझ में नहीं आया कि अगर कुछ और होता तो वो लोग उसे मांगते ही नहीं। इसके बजाय वो लोग उसे दस्ताने देने के लिए मजबूर करते। अलीना ने आरव को ये कहते हुए सुना कि वो अपने पिता को भी मना लेगा। उसे उस बच्चे की अहंकारी सोच पर यकीन नहीं हुआ। आखिर वो खुद को समझता ही क्या था। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। क्या अलीना आरव की बात सुनकर आरव पर हमला करेगी? रियाज आरव को क्यों भड़का रहा था? क्या उन सभी को आरव की सच्चाई पता चल पाएगी? जब आरव उस शीशे पर हाथ रखेगा तो क्या होगा? क्या होने वाला है? इस रोमांचक कहानी में और जानने के लिए बने रहिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि आरव इस गंभीर स्थिति में नहीं पड़ना चाहता था। वो जानता था कि उसके पास दृढ़ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चाहे इससे किसी को भी तकलीफ हो। उसे ये जानकर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि रचित और लिसान अपने अपने विभागों के प्रमुख थे, लगभग एलियाना के समान स्तर के। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एलियाना ने कांपने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर रुक गई। पिछला दरवाजा अचानक खुल गया था, जो दर्शाता था कि कोई आया है। आरव ने भी दरवाजे की ओर देखा। कौन आया था ये देखकर उसे कुछ राहत महसूस हुई। जैसे ही उसके लिए चीजें तनावपूर्ण होने लगी, एलियाना वापस आ गई। मैंने उससे बात कर ली है, अब से वो चयन में थोड़ा ढीला रहेगा। आरव को शामिल करने से पहले एलियाना ने रचित और लिसान से कहा, तो हम कहाँ थे? उसने आरव की ओर देखा। हाँ, हम तुम्हारी प्रतिभा जांचने वाले थे। एलियाना, ये बच्चा कौन है? लिसान ने पूछा। आरव ने जवाब दिया। एलियाना लिसान और रचित की ओर मुड़ी। वो कैरिक की ओर मुड़ी। वो तत्वों की अकादमी में एक छात्र बनने जा रहा है। क्या उसे प्रवेश लेने से पहले एक परीक्षा नहीं देनी चाहिए? मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे पहले बैच में देखा था या नहीं। वो कैसे एक छात्र बन गया? क्या वह किसी की सिफारिश पर आया था? लिच ने पूछा। हालांकि उनका मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादातर समय सिफारिशें अकादमी में काम नहीं करती हैं। वे निश्चित रूप से अवचेतन पूर्वाग्रह की भूमिका निभा सकते हैं, या
शिक्षकों को छात्रों के लिए चीजों को कुछ हद तक आसान बनाने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि लुमेन साम्राज्य की राजकुमारी एलियाना को भी खुद को योग्य साबित करने के लिए परीक्षणों से गुजरना पड़ा था। आरव ने पहले ही आरव का खजाना देख लिया था। बातचीत सुनकर उसे ये आश्चर्यजनक नहीं लगा कि आरव के पास सिफारिश थी। आखिरकार वो एक बहुत अमीर परिवार से लग रहा था। फिर भी सिफारिश के साथ सीधे जांच के अंतिम चरण में जाना आश्चर्यजनक हिस्सा था। यहाँ तक कि राजा की सिफारिश इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि राजा की अपनी बेटी भी परीक्षा दे रही थी। सबसे छोटा जादूगर इसलिए वो बिना किसी परीक्षा के सीधे अकादमी में इसलिए उसे यहाँ लाया गया। सबसे छोटा जादूगर ऐसा दिखता है कि वह कितना पुराना है। रचित ने सोचा कि वो लगभग 20 वर्ष का था। वो निश्चित रूप से यहाँ सबसे छोटा जादूगर था, लेकिन वो निश्चित रूप से इतना छोटा नहीं दिखता था। वो 18 वर्ष का है। एलियाना के उत्तर ने वहां उपस्थित सभी को चौंका दिया। ये पहली बार था जब वे एक 18 वर्षीय जादूगर को इस तरह सुन रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अभिमानी है। समनकर्ता ने धीमी आवाज में कहा। पिछली बार उसने अपनी आवाज कम रखने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन किसी कारण से अब जब एलियाना यहाँ थी तो वो अधिक सावधान हो गया था, जैसे कि वो डर गया था। आगे बढ़ो। कैरिक ने अपना हाथ आईने पर रखा। एलियाना ने आरव को आगे बढ़ने और काम खत्म करने का संकेत दिया। आरव ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने कहा कि वो ये समझे बिना कुछ भी नहीं करना चाहता था कि ये कैसे काम करता है। मैप को दर्शाने वाली 2 संख्याएं एक साथ दिखाई देंगी। इसकी सीमा क्या है और इस परीक्षण में अब तक किसी ने क्या शिखर प्राप्त किया है? आरव ने आईने के करीब एक और कदम बढ़ाते हुए पूछा। शिखर लिसान मुस्कुराई। क्या आप पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ने की सोच रहे हैं? दुर्भाग्य से ये इतना आसान नहीं है। भले ही आप सबसे कम उम्र के जादूगर हैं, आप इतनी कम उम्र में जागृत हो गए हैं। इसका मतलब है कि आप निश्चित रूप से प्रतिभाशाली हैं, लेकिन फिर भी जहां तक आत्मा की शक्ति का संबंध है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कितनी जल्दी जाग जाते हैं। माप की सीमा 1 से 100 तक है। जो सबसे कमजोर प्रतिभा है? डबल प्रोड ने आरव जी से पूछा। अब तक केवल वही है जिन्हें इस दर्पण में मापा गया है, जिन्होंने प्रतिभा और आत्मा शक्ति में 100 का शीर्ष स्कोर प्राप्त किया है। जहां तक दूसरे उच्चतम स्कोर का संबंध है, ये एलियाना का है। आपके बगल में खड़ी महिला को प्रतिभा में 80 का स्कोर मिला है और आपको शक्ति में 902 का स्कोर मिला है। लिसान ने हंसते हुए कहा। वो दोहरे के बिना भी शिखर के बहुत करीब है। संगीत प्रोडिजाइन, अगर मुझे दोनों में 100 का स्कोर प्राप्त करना होता, अगर आरव को 100 का स्कोर मिलता है, ये वास्तव में अराजकता होगी जो इस बिंदु पर अपरिहार्य लगती है। यदि लीरा को भी पता होता कि जिमोर किसी को शीर्ष प्रतिभा देता है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश के भगवान को भी ये पता होना चाहिए। यदि वो वास्तव में मौजूद है, तो जैसे ही ये खबर उसके पास पहुंचेगी, वो मेरा रहस्य जान जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो? एलियाना ने देखा कि आरव किसी विचार में खोया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो समय बर्बाद कर रहा है। हमारे पास दुनिया का सारा समय नहीं है। आईने को छुओ। हमारे पीछे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी परीक्षाओं के लिए परीक्षण करना है। आईने में जो लोग शुरुआत में 0 पर थे, लेकिन दोनों संख्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगी, जबकि बाई संख्या उसकी प्रतिभा से संबंधित थी, दाई ओर उसकी आत्मा की शक्ति से संबंधित थी। हॉल में हर कोई आरव के स्कोर को ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि सबसे कम उम्र का जादूगर कैसा प्रदर्शन करेगा और क्या वो वास्तव में उतना ही खास है जितना उसे माना जा रहा था। 00 आईने पर संख्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगी। उनकी संख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लगता है कि वे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। धीमी वृद्धि को देखकर लिच ने निराशा में रास्ता अपनाया। उसने ऐसी कई परीक्षाएं देखी थी और ज्यादातर बार जब प्रतिभा अधिक होती थी तो संख्याएं तेजी से बढ़ जाती थी, और जब प्रतिभा कम होती थी तो संख्याएं धीरे धीरे बढ़। एलियाना संख्याओं की धीमी वृद्धि पर आश्चर्यचकित थी और सोच रही थी कि क्या उसका इतनी जल्दी जागना महज एक संयोग था जिसका उसकी प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं था। 12 नवंबर 2017 जैसे जैसे समय बीतता गया, संख्याओं की गति धीमी होती गई, जैसे कि वे जल्द ही बढ़ने वाली थी। संख्याओं को इतनी धीमी गति से बढ़ते देखकर आरव को थोड़ी राहत महसूस हुई। वे बहुत अधिक नहीं बढ़ रहे थे, जो कुछ हद तक अच्छा था। हालांकि उसी समय वो चिंतित था। उसके अंक इतने खराब क्यों थे?
क्या वो वास्तव में ग्रिमोर होने के बावजूद प्रतिभाशाली नहीं था? इस बिंदु पर एलियाना को भी यकीन हो गया था कि वे आरव से बहुत अधिक उम्मीद कर रहे थे। चढ़ाई जो लगभग रुक गई थी, अब इतनी तेजी से ऊपर जाने लगी कि यकीन करना मुश्किल था। जो संख्याएं पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी, वे अब तेजी से बढ़ रही थी। 45, 57, 65, 73, 5 सेकंड से भी कम समय में यह संख्या एलियाना के उच्चतम स्कोर को भी पार कर गई और अकादमी के इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बन गया। और जैसे जैसे चढ़ाई जारी रही, ऐसा कभी नहीं लगा कि ये अंत है। 97-100 आरव की आध्यात्मिक शक्ति माप के शिखर पर पहुंच गई थी, जिसने सभी को और उसकी प्रतिभा को भी आश्चर्यचकित कर दिया। बहुत पीछे नहीं था, जल्द ही ये भी एक शिखर स्कोर पर पहुंच गया। 100 आरव ने इस अकादमी में अब तक का सर्वोच्च स्कोर हासिल किया था, जो पिछले लॉर्ड ऑफ लाइट द्वारा प्राप्त स्कोर के बराबर था। ये आश्चर्यजनक था। आरव पिछले लॉर्ड ऑफ लाइट जितना ही प्रतिभाशाली था। यह रहस्योद्घाटन अपने आप में काफी चौंकाने वाला था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। ये कैसे संभव है? लिसान भी आईने में अपनी हालत देखकर चौंक गई। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। 103, 109, 103, 109 हर कोई हैरान था कि आरव की प्रतिभा 100 का आंकड़ा पार कर गई थी, जो किसी के लिए भी संभव नहीं था। एलियाना की आंखें अन्य शिक्षकों की तरह स्कोर देखकर अविश्वास में थी, क्योंकि केवल वही जानते थे कि इसका क्या मतलब है। इस बच्चे में पिछले लॉर्ड ऑफ लाइट से ज्यादा प्रतिभा थी। वे नहीं जानते थे कि वर्तमान लॉर्ड ऑफ लाइट में कितनी प्रतिभा। और यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने दर्शन नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो सामने देखा वह चौंकाने वाला था। पहली बार भी, लेकिन उसने शिक्षकों को दर्पण पर प्रकाश के भगवान की प्रतिभा को मापने के बारे में बात करते हुए सुना, जिसे अधिकतम स्कोर कहा जाता था। लेकिन उसके सामने वाला व्यक्ति स्कोर को पार कर गया था और फिर भी चरना बंद नहीं किया। और ये प्रकाश के भगवान के स्कोर को कैसे पार कर गया? उसके पास ग्रिमोर था, इसलिए उसका स्कोर मेरे समान शिखर पर पहुंचना चाहिए था। फिर कैसे मेरा स्कोर उसके 116, 119 से अधिक है? फिर भी ये बढ़ रहा है। मुझे मत बताओ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास 2 तत्व है। अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो ये कहाँ रुकेगा? उसने पीछे देखने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो कमरे में मौजूद सभी लोगों के भाव नहीं देखना चाहता था। ये उसके लिए एक छिपी हुई आपदा थी। वो खुश था कि उसका स्कोर प्रकाश के भगवान से बेहतर था, लेकिन उसका मिशन सफल नहीं हुआ। ये उसके लिए बुरी खबर थी, क्योंकि वो जागृत होने वाला सबसे कम उम्र का जादूगर था। लेकिन इस दर्पण ने उसे सूरज की तरह चमकाया। कोई भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। मैं इसे और बढ़ने नहीं दे सकता, ये पहले से ही काफी बुरा है। वो जानता था कि इस स्कोर को बढ़ने से रोकने के लिए उसे कुछ करना होगा, लेकिन वो क्या कर सकता था? वो आईना नहीं तोड़ सकता था। बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसे अपने स्कोर को बढ़ने से रोकने का एक तरीका मिल गया। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा, बस इतना कि उसका हाथ आईने को न छुए। अब उसकी हथेली और आईने के बीच केवल कुछ मिलीमीटर का अंतर था। पीछे से कोई नहीं जान सकता था कि उसने अपना हाथ आईने से हटा लिया है। मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था। जब आरव ने देखा कि स्कोर बढ़ना बंद हो गया है तो वो भौंचक्का रह गया। 130-41 दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि नुकसान पहले ही हो चुका था। उसका एक बड़ा स्कोर था। पूरा हॉल शांत था। 1 मिनट तक कोई नहीं बोला। हर कोई चुपचाप खड़ा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था। ऐसा लगता है ये मेरा स्कोर है। अंत में आरव ने पीछे मुड़ने से पहले ये कहा। उसने अपने हाथ नीचे कर लिए, जैसी की उम्मीद थी। तुम दोनों अभी मुझसे बाहर मिलो, बाकी तुम लोग यही रहो। कोई भी इस जगह को नहीं छोड़ेगा। एलियाना द्वारा रचित और लायरा से बात करना बंद कर दिया और 6 बच्चों को पीछे छोड़ दिया। ये बुरा है। क्या वो प्रकाश का चर्च लाने जा रही है? क्या मैं वास्तव में यहाँ रह सकता हूँ और पकड़े जाने का जोखिम उठा सकता हूँ, या मुझे भाग जाना चाहिए? लेकिन तब मिशन सार्थक है। उसने एपोफिस की अंगूठी देखी। ये उसका आखिरी मौका था। अगर वो चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता था। ऐसा लगता है कि मेरे पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो निराश होकर जमीन पर बैठ गया। उसने अकादमी में अपना विश्वास बनाए रखते हुए जोखिम उठाने का फैसला किया था। उसके बाद भी अकादमी को पता चला
कि वह प्रकाश का सबसे कम उम्र का जादूगर था। उन्होंने प्रकाश के चर्च को सूचित नहीं किया। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि अकादमी प्रकाश के चर्च के करीब नहीं थी और वे अपना खुद का एक स्टार शिष्य चाहते थे। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि अकादमी अभी भी प्रकाश के चर्च को सूचित नहीं करेगी। अगर वे एक स्टार शिष्य चाहते हैं तो इसमें कई खर्च होंगे। क्या वे वास्तव में उसे जाने दे सकते हैं? चीजें उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। वो अपनी कमर से बंधे छोटे बैग को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे लायरा से मदद मांगनी चाहिए। अगर प्रकाश का चर्च वास्तव में यहाँ आया तो मैं ऐसा नहीं रहूंगा। मैं अपनी समस्याओं को अपने दम पर संभाल सकता हूँ। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आया, उसने सब कुछ जाने दिया। संगीत। आर्टिफैक्ट को निराश देखकर वो मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्यचकित था कि ऐसा क्यों था। वो आरव के करीब चला गया। एक अमीर परिवार जो इतनी सारी कलाकृतियों का मालिक है और ऐसी असाधारण प्रतिभा रखता है, ये सब होने के बावजूद आप इतने उदास क्यों दिखते हैं? आप समझ नहीं पाएंगे, आरव ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। लेकिन जब उसने देखा कि उस आदमी ने क्या कहा था तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने आश्चर्य से देखा कि उसे अपने पास मौजूद कलाकृतियों के बारे में कैसे पता चला। क्या वह अपोफिस की अंगूठी देख सकता है? आप किन कलाकृतियों की बात कर रहे हैं? मैं देख सकता हूं कि वहां कुछ कीमती है। आर्टिफैक्ट। संगीत। मैं किसी को नहीं बताने वाला हूं जगह। मुझे बहुत खुशी होगी। आपके पास वास्तव में ईश्वर जैसी प्रतिभा है। फिर आपकी समस्या क्या है? आपका नाम क्या है? जवाब देने के बजाय आरव ने विषय बदला और आर्फ पर एक प्रश्न दागा। आर्फ, इसके अलावा आपको विषय बदलने की जरूरत नहीं है। यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप बस कह सकते हैं, मैं नहीं पूछूंगा अगर ये कुछ व्यक्तिगत है। लेकिन याद रखें, अपनी प्रतिभा के साथ आप अकादमी ऑफ एलिमेंट के स्वर्णिम बच्चे बनने जा रहे हैं। एक कार अकादमी ऑफ एलिमेंट के सामने रुकी। कार पर कोई प्रतीक या निशान नहीं था। कार पर किसी भी कबीले का कोई निशान नहीं था। ये सिर्फ एक साधारण कार थी। हालांकि जैसे ही कार अकादमी के सामने रुकी, अकादमी के प्रवेश द्वार पर खड़े 2 गार्ड तुरंत सामान में अपने घुटनों पर बैठ गए। कार का दरवाजा धीरे से खुला। एक व्यक्ति कार से बाहर निकला। ये सुंदर सुनहरे बालों और पतले चेहरे वाला एक युवक निकला। आदमी ने साधारण कपड़े पहने हुए थे, जैसे उसके पास अच्छे शानदार कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं। दोनों गार्ड उस आदमी को देखकर भौहें सिकोड़ गए। ये लड़का कौन है? ये चर्च ऑफ लाइट की कार में क्यों आ रहा है? आदमी कार के दरवाजे तक चला गया। प्रवेश समय नियमों के अनुसार समाप्त हो गया है। हम आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। क्या आप पूछ सकते हैं कि क्या हमें आपको अंदर जाने देना चाहिए? मुझे डर है कि आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देर से आने के लिए ये मेरी गलती है। युवक ने माफी मांगी। कृपया यदि संभव हो तो उन्हें मेरा खेद भी बताएं। क्या आप उन्हें ये पत्र दे सकते हैं? ये मेरे लिए एक सिफारिश पत्र है। सिफारिश? मुझे डर है कि चर्च ऑफ लाइट के मुख्य पुजारी की सिफारिश भी इस समय संभव नहीं है। एक यादृच्छिक सदस्य की सिफारिश के बारे में भूल जाओ, लेकिन मैं संदेश पास कर दूंगा। कृपया मुझे पत्र दें। युवक ने पत्र सौंप दिया। उसने इस सिफारिश के पत्र पर एक आकस्मिक नजर डाली। जब गार्ड ने उस व्यक्ति का शीर्षक देखा तो हकलाना शुरू कर दिया जिसने ये सिफारिश दी थी। आपको वर्तमान लॉर्ड ऑफ लाइट से सिफारिश कैसे मिली? पिछले कई वर्षों से किसी को भी वर्तमान लॉर्ड ऑफ लाइट से सिफारिश नहीं मिली थी। सिफारिश प्राप्त करने के बारे में भूल जाओ। किसी ने भी उसे कभी नहीं देखा था। उससे मिलना असंभव था। अगर कभी कभी थोड़ा अजीब लगता है तो उसने अचानक मुझे ये सिफारिश दी और कहा कि मुझे यहाँ अध्ययन करना चाहिए क्योंकि यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। युवक मुस्कुराया। इसलिए कृपया यदि संभव हो तो इस पत्र को अंदर के शब्दों के साथ भेजें। इसे प्रभारी व्यक्ति को दे। गार्ड विश्वास नहीं कर सके कि ये आदमी प्रकाश के भगवान को एक अजीब आदमी कह रहा था। ज्यादातर मामलों में इसे सजा के लायक अपमान माना जाता, लेकिन गार्ड ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ये आदमी एकमात्र व्यक्ति था जिसे वे जानते थे जो आखिरकार प्रकाश के भगवान से मिला था। केवल इतना ही नहीं, उसे भी उसकी सिफारिश मिल गई। मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। गार्ड अंदर भागा। अंदर भागा और सीधा उस बूढ़ी महिला के पास गया जिसने अभी अभी छात्रों के अंतिम बैच की जांच पूरी की थी और उन्हें आगे की जांच के लिए भेजा था। वो अकादमी की शिक्षिकाओं में से एक थी और दरवाजे के सबसे करीब ही थी। गार्ड हांफ उठा और उसके सामने रुक गया। बूढ़ी महिला ने पूछा, क्या हुआ? उसे आश्चर्य हुआ कि वो आदमी इतनी जल्दी में क्यों था। एक छात्र परीक्षा देने के लिए प्रवेश द्वार पर खड़ा है।
हमें उसे अभी वापस भेज देना चाहिए। बूढ़ी महिला ने सुनने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वो खड़ी हो गई और वापस मुड़ गई। समय समाप्त हो गया। तत्वों की अकादमी को राज्य में एक प्रतिष्ठित स्थान और एक निश्चित प्रकार की स्वायत्तता प्राप्त थी। हालांकि रॉयल अकादमी को राज्य से धन प्राप्त होता था, लेकिन ये इसकी सीमा थी। जब अकादमी में शिष्यों के चयन की बात आई तो किसी को भी महत्व नहीं दिया गया। ये कथन सुनकर ही महिला रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसके पैर जम गए हों। वर्षों से उसे प्रकाश के देवता के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला था। वो उसे घूर कर देखने लगी। तुमने क्या कहा? ये इसकी संस्तुति है। क्या तुम इसे फिर से दोहरा सकती हो? उसने मुझे ये पत्र दिया। ये प्रकाश के देवता की संस्तुति है। गार्ड ने पत्र बुढ़िया की मेज पर रख दिया। मैं जानता हूं कि संस्तुतियां विशेषाधिकार हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि ये प्रकाश के देवता की संस्तुति हो, जो ऐसे मामलों में खुद को शामिल नहीं करते। बुढ़िया मेज पर वापस आई और पत्र उठाकर पढ़ने लगी। ये निश्चित रूप से वही था। ये एक मुहर है जो केवल प्रकाश के देवता के पास है। प्रकाश के देवता को इसका उपयोग करने की अनुमति है। इसका मतलब है कि ये प्रतीक भी उसका ही होना चाहिए। ये दिलचस्प है कि वर्षों तक भूत रहने के बाद आखिरकार साधु ने चीजों में रुचि लेना शुरू कर दिया है। बुढ़िया ने अपने आप को थोड़ा रगड़ा और कहा, क्या मैं उसे परीक्षा के लिए अंदर लाऊं? गार्ड ने पूछा। उसे प्रकाश के देवता से संस्तुति मिली है। तुम क्या सोचती हो? बुढ़िया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उसे सीधे प्रवेश मिल जाएगा। परीक्षा पास करना भगवान के अधिकार का अपमान होगा, खासकर अगर उसका उम्मीदवार परीक्षा में असफल हो जाए। ये एक ऐसा दिन है जब हम शायद ही कभी बिना परीक्षा के प्रवेश देते हैं, और इस बार ऐसे 2 उम्मीदवार हैं। बूढ़ी औरत ने फिर से पत्र को देखा। मैंने वास्तव में इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसमें क्या तत्व है। गार्ड ने आश्चर्य में अपने सिर के पीछे खरोंच लगाई। वो आदमी से उसके तत्व के बारे में पूछना भूल गया। कोई बात नहीं, बस उसे यहां से जाने दो। लाओ, मैं खुद देख लूंगा। मुझे उसका तत्व जानना है ताकि मैं जान सकूं कि याना को किस हाउस हेड को सूचित करना है। बस उसे मेरे पास लाओ। गोरा आदमी अभी भी अकादमी के प्रवेश द्वार पर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था और सुंदर संरचनाओं को निहार रहा था। ये अकादमी वास्तव में सुंदर है। हाँ, एक पीछे रहा। गार्ड मुस्कुराया। अब से आप भी अकादमी में रहेंगे। आपको बहुत मजा आएगा। ओह, मुझे यकीन है कि मैं करूंगा। युवक रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। या यदि आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हम आगे बढ़ेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या आप मुझे प्रकाश के भगवान के बारे में अधिक बता सकते हैं? गार्ड ने पूछा। वर्तमान प्रकाश का भगवान सबसे रहस्यमय है। उसके पहले सभी प्रकाश के भगवान पूरे देश में जाने जाते थे, लेकिन वर्तमान प्रकाश के भगवान के बारे में कोई नहीं जानता। मैं भी सोच रहा था कि क्या वो वास्तव में मौजूद है। जब तक आप उसका पत्र नहीं लाए तब तक वो कैसा है? युवक ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। या कुछ समय बाद वो आपको परेशान कर सकता है। केवल मैं ही जानता हूँ कि मैंने खुद को कैसे नियंत्रित किया। अगर मेरे पास इतना अच्छा नियंत्रण नहीं होता तो मैं पागल हो जाता और उस पर चिल्लाता। वो कैसा दिखता है? उसका रूप ईमानदारी से कहूँ तो काफी छोटा है। मुझे लगता है कि वह मुझसे लगभग 2 इंच छोटा होगा। वो एक मोटा आदमी है जो काफी प्यारा दिखता है। उसके पास क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हम आगे बढ़ेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या आप मुझे प्रकाश के भगवान के बारे में और बता सकते हैं? गार्ड ने पूछा। वर्तमान प्रकाश का भगवान सबसे रहस्यमय है। उनके पहले सभी प्रकाश के भगवान पूरे देश में जाने जाते थे, लेकिन वर्तमान प्रकाश के भगवान के बारे में कोई नहीं जानता। मैं भी सोच रहा था कि क्या वो वास्तव में मौजूद है। जब तक आप उसका पत्र नहीं लाए। वो कैसा है? युवक ने अपने सिर के पीछे खुजलाया या और विडंबना से मुस्कुराया। मैंने आपको बताया था कि वो एक अजीब आदमी है। यदि आप उससे कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो कभी भी सीधा जवाब नहीं देता, हमेशा रहस्यमय बनने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद वो आपको परेशान कर सकता है। केवल मैं ही जानता हूँ कि मैंने खुद को कैसे नियंत्रित किया। यदि मेरे पास इतना अच्छा नियंत्रण नहीं होता तो मैं गुस्सा हो जाता और उस पर चिल्लाता। वो कैसा दिखता है? उसका रूप वर्तमान प्रकाश का भगवान सबसे रहस्यमय है। उसके पहले प्रकाश के सभी भगवान पूरे देश में जाने जाते थे, लेकिन वर्तमान प्रकाश के भगवान के बारे में कोई नहीं जानता। मैं भी सोच रहा था कि क्या वो वास्तव में मौजूद है। जब तक आप उसका पत्र नहीं लाए। वो कैसा है?
युवक ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और विडंबना से मुस्कुराया। मैंने आपको बताया न कि वो एक अजीब आदमी है। अगर आप उससे कोई सवाल पूछते हैं तो वो कभी भी सीधा जवाब नहीं देता है, हमेशा रहस्यमय बनने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद वो केवल आपको परेशान कर सकता है। मुझे पता है कि मैंने खुद को कैसे नियंत्रित किया। अगर मेरा इतना अच्छा नियंत्रण नहीं होता तो मैं गुस्सा हो जाता और उस पर चिल्लाता। वो कैसा दिखता है, उसकी शक्ल सूरत, ईमानदारी से कहूं तो वो काफी युवा है। मुझे लगता है कि वो मुझसे लगभग 2 इंच छोटा होगा। वो एक मोटा आदमी है जो काफी प्यारा दिखता है। जब गार्ड ने युवक को अंदर ले लिया, उसे एहसास हुआ कि वो तत्व के बारे में एक बार फिर पूछना भूल गया था, क्योंकि युवक दस्ताने पहने हुए था, इसलिए उसका निशान देखना असंभव था। मेरा तत्व युवक ने अपना बायां दस्ताना उतार दिया और अपने बाएं हाथ के पीछे एक चमकता हुआ निशान दिखाया। ये प्रकाश का तत्व है। हालांकि मैं अभी भी एक नौसिखिया जादूगर हूँ। मैं यहाँ और अधिक सीखने आया हूँ ताकि मैं एक शक्तिशाली जादूगर बन सकूं और भविष्य में चर्च ऑफ लाइट में शामिल हो सकूं। प्रकाश का एक जादूगर। मुझे अनुमान लगाना चाहिए था प्रकाश के भगवान एक और तत्व की सिफारिश क्यों करेंगे। गार्ड ने उसके सिर के पीछे थपथपाया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं विहान हूँ, युवक ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया। अरे चिंता मत करो विहान, अब तुम सर्वश्रेष्ठ अकादमी में हो। इस अकादमी का कोई भी छात्र अपने जीवन में असफल नहीं हुआ। अब जब तुम यहाँ हो तो तुम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करोगे। जब तक तुम यहाँ से जाओगे तब तक तुम एक शक्तिशाली जादूगर बन जाओगे जो अपने सरल मंत्रों से किसी को भी डरा सकता है। मैं अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा, विहान ने धीरे से कहा। फिर उसने, मुझे लगता है कि ये सच नहीं है। दर्पण में कुछ समस्या होनी चाहिए। वो बच्चा 100 से अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकता है? दर्पण में अधिकतम 100 अंक है। आखिरकार लिसान अभी भी आश्वस्त नहीं थी कि आरव में उस तरकीब प्रतिभा है। एक पल के लिए मैं विश्वास कर सकता हूँ कि उसके पास हमसे अधिक प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि वो सबसे कम उम्र का जागृत जादूगर है। लेकिन पवित्र पुस्तक द्वारा चुने जाने के बाद ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसके पास अंतिम प्रकाश के देवता से अधिक आध्यात्मिक शक्ति हो। दर्पण त्रुटिपूर्ण है। आखिरकार ये बहुत पुराना है। उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि हमें परिणामों को नजरअंदाज करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। रचित अपने दोस्त से इस पर सहमत नहीं था। बहुत कम स्थितियां थी जब वो खुद से कुछ नहीं कर सकता था। मैं दोस्त से असहमत होता, लेकिन ये उन स्थितियों में से एक थी। मान लीजिए, क्योंकि किसी ने भी उस सीमा को पार नहीं किया है, हमारे पास सटीक सीमा जानने का कोई तरीका नहीं है। कौन जानता है, शायद 200 सीमा होगी या 500 या 1000। निश्चित रूप से देवताओं के पास हमारे समय की तुलना में अधिक प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति थी। इसलिए क्या आप मानते हैं कि वो वास्तव में प्रकाश के भगवान की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली है? पता नहीं, मैं वहां नहीं था जब प्रकाश के भगवान का परीक्षण किया गया था। मैं उस समय सिर्फ एक छात्र था। लेकिन दर्पण कहता है कि उस बच्चे में पिछले प्रकाश के भगवान की तुलना में अधिक प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति है, और उस तरह की प्रतिभा के साथ ये काफी संभावना है कि पवित्र पुस्तक उसे अगला प्रकाश का भगवान बना देगी। रचित ने दरवाजे की ओर देखा। चाहे वो बच्चा कितना भी अभिमानी क्यों न हो, वो वास्तव में विशेष है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि अगर पवित्र चर्च ऑफ लाइट को उसके बारे में पता चलता है तो वे उसे सीधे अपने पाले में ले लेंगे। कुछ वर्षों के बाद उसे उच्च पुजारी के पद पर पदोन्नत भी किया जा सकता है और वो सबसे कम उम्र का उच्च पुजारी बन सकता है। मैं सहमत हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि हम इस बारे में चर्च ऑफ लाइट को नहीं बता सकते। एलियाना ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं इस लड़के को चर्च ऑफ लाइट के हाथों नहीं खोना चाहती। कम से कम तब तक नहीं जब तक वो अकादमी से स्नातक नहीं हो जाता। उसके बाद भविष्य में वह चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो कितनी भी ऊंचाइयों का ओ छुए, अकादमी की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। क्या हम वाकई सभी से इतनी बड़ी बात छिपा सकते हैं? लिच ने पूछा। उसे ऐसी बात छिपाना वाकई मुश्किल लगा। वो सबसे कम उम्र का जादूगर है। ये अकेला ही पवित्र चर्च ऑफ लाइट का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी है। उसके टैलेंट स्कोर को भूल जाओ, एलियाना ने जवाब दिया। वो 20 साल का है, इसलिए कोई नहीं जान सकता कि उसकी असली उम्र 18 है। केवल हम ही उसकी असली उम्र जानते हैं। इस तथ्य को छिपाना मुश्किल नहीं है कि वो सबसे कम उम्र का जागृत जादूगर है। मुझे इस पर और उसके स्कोर पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं इसे संभाल लूंगा। मुझे जज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस उन सभी को ले जाओ और उन्हें उनके कमरे दिखाओ
औपचारिकताओं का ख्याल रखो और याद रखो कि वह सिर्फ एक साधारण छात्र है। उसने बस बड़ी तस्वीर को देखा। दुर्भाग्य से वो ये भी जानती थी कि वहां क्या समस्या हो सकती है। प्रकाश के देवता और अत्यंत प्रतिभाशाली आरव द्वारा चुना गया उम्मीदवार, दोनों में प्रकाश का एक ही तत्व है। इसलिए चीजें निश्चित रूप से जटिल होने जा रही थी। वह और रचित वहां से एक साथ चले गए। इस बीच लिशन हॉल के अंदर चली गई। कुछ ही समय में रचित और अलियाना प्रवेश द्वार के पास पहुंच गए, जहां विवेक वृद्ध महिला के साथ सेक्स कर रहा था। हमने उसकी आभा देखी। विवेक को देखते ही रचित ने जो पहली चीज नोटिस की वह थी उसकी आभा। अगर आरव की आभा एक धधकती हुई ज्वाला की तरह थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाने के लिए तैयार थी, विवेक की आभा एक अराजक सुनामी की तरह थी जो पूरी पृथ्वी को निगल सकती थी। रचित ने जो आभा देखी वो जादूगर की वर्तमान ताकत थी। आभा उसकी क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं करती थी, लेकिन ये उसकी क्षमता और इस लड़के की क्षमता को कुछ हद तक उजागर करती थी। रचित को यकीन था कि ये सार्थक से कम कुछ नहीं था। वो सटीक क्षमता का आकलन नहीं कर सका, लेकिन उसके अनुमान के अनुसार दोनों में लगभग समान क्षमता थी। ऐसा लग रहा था जैसे विहान जानता था कि कोई उसे देख रहा है। उसकी निगाह सीधे दूर खड़े युवक पर गई। रचित पूरी तरह से गायब हो गया था, जैसे उसके आसपास आभा का एक टुकड़ा भी नहीं था। वो अपनी आभा को नियंत्रित कर सकता था। रचित ने भौहें सिकोड़ी। ये दूसरी बार था जब उसने किसी को अपनी आभा में हेराफेरी करते देखा था। पहले ये जानबूझकर किया गया था और अब विहान के साथ ये ज्यादा जानबूझकर लग रहा था। क्या वे शिक्षक है? विहान ने बूढ़ी महिला से पूछा। हाँ, दाई और एलियाना है। वो हमारी अनुपस्थिति में अकादमी की कार्यवाहक डीन है। वो हाउस ऑफ लाइट की प्रमुख भी है। वो आपकी मुख्य शिक्षिका होंगी, इसलिए सम्मानपूर्वक व्यवहार करना सुनिश्चित करें। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बाई और रचित है, वो हाउस ऑफ अर्थ की प्रमुख है। जैसे ही एलियाना और रचित उसके सामने रुके, विहान ने सम्मानपूर्वक अपना सिर नीचे किया और उनका अभिवादन किया। पत्र पढ़ा और अभिवादन के जवाब में उसने सहजता से सिर हिला दिया। आपका नाम क्या है? उसने युवक से पूछा। विहान, गुप्ता। आपके पास लॉर्ड ऑफ लाइट की अनुशंसा है, इसलिए आपको प्रवेश देने में कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लगता है कि कोई समस्या आ रही है। बात करते हुए एलियाना की भौहें सिकुड़ गई। जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे आपका दाखिला करवाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अभी भी आपकी प्रतिभा को मापने की जरूरत है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आप कहाँ खड़े हैं। मेरी प्रतिभा को मापें। आपका मतलब प्रतिभा माप के दर्पण से है? हमें लगता है कि आप दर्पण के बारे में जानते हैं। हाँ, बूढ़े आदमी ने उन परीक्षणों के बारे में बात की थी जिनसे मुझे यहाँ गुजरना पड़ सकता है। बूढ़ा आदमी। एलियाना समझ नहीं पाई कि लेलिन किसके बारे में बात कर रहा था। वो किस बुरे आदमी के बारे में बात कर रहा था? प्रकाश का भगवान। बूढ़ी औरत व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई। वो बूढ़ा है? एलियाना ने उलझन में पूछा। मुझे लगा कि वो मध्यम आयु वर्ग का होगा। फिर भी मैं उससे कभी नहीं मिली, इसलिए मैंने केवल अनुमान लगाया कि क्या वो वही है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उसने विहान से पूछा, जिसने जवाब में सिर हिलाया। हाँ, उसने मुझे अकादमी और परीक्षणों के बारे में कुछ चीजें बताई जिनसे मुझे गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, वो सही था। आप अधिकांश परीक्षणों को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें अभी भी आपकी प्रतिभा का स्तर जानने की जरूरत है। आप हमारे पीछे अंदर आएंगे? एलियाना ने विहान को इस बार उसका अनुसरण करने का निर्देश दिया। प्रवेश द्वार पर गार्ड, और उसे वही जवाब मिला। केवल उसके कुछ प्रश्न अलग थे। उसने एक साथ इतने सारे सवाल पूछे कि विहान को उसे रुकने के लिए कहना पड़ा ताकि वो ईमानदारी से जवाब दे सके। मुझे नहीं पता कि उसे मुझमें ऐसा क्या खास लगा। ये वो दिन था जब मैंने प्रकाश तत्व को जागृत किया था। बूढ़ा आदमी मेरे घर के सामने आया। उसने मेरे माता पिता से कुछ बात की। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस बारे में बात की, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे उसके तुरंत बाद उसके साथ आने के लिए कहा। वहां से वो मुझे सीधे इस शहर में ले आया। उसने मेरी सिफारिश की और मुझे इस अकादमी के सामने ये कहते हुए छोड़ दिया कि अगर मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो ये मेरे विकास के लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है कि बाकी आप जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ। क्या उसने आपको बताया कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है? वो निश्चित रूप से एक अजीब बूढ़ा आदमी था। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपके लिए चर्च में रहना सुरक्षित नहीं है? रचित ने भौहें सिकोड़ी। यदि युवक सच बोल रहा था तो उस एक बयान ने उसे इस बारे में बहुत सारी जानकारी दी कि इस युवक को यहाँ क्यों भेजा गया था। इसलिए अगले लॉर्ड ऑफ लाइट बनने के लिए वो उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित करना चाहते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे
कि चर्च ऑफ लाइट में कई ऐसे लोग थे जो अगले लॉर्ड ऑफ लाइट बनने का सपना देखते थे। वर्तमान लॉर्ड ऑफ लाइट बहुत बूढ़े हैं। ये भी हो सकता है कि इसीलिए चर्च ने उन्हें इतने लंबे समय तक लोगों की नजरों से दूर रखा, क्योंकि वे अन्य चर्चों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते थे। बिहान के कुछ बयान रचित को बड़ी तस्वीर दिखाने के लिए पर्याप्त थे। ऐसे कई मुख्य पुजारी होंगे जो लॉर्ड ऑफ लाइट के बुढ़ापे से मरने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ताकि उन्हें पवित्र व्याकरण द्वारा चुने जाने का मौका मिल सके। आपको क्या लगता है अगर उन्हें पता होता कि लॉर्ड ऑफ लाइट ने किसी ऐसे व्यक्ति को लाया है जो इतना प्रतिभाशाली है कि उसे चुने जाने की संभावना है? अगला पवित्र व्याकरण तो वे क्या करेंगे? उसने पूछा। अलियाना इतनी मूर्ख नहीं थी कि इतना समझाने के बाद भी वो ये नहीं समझी कि रचित क्या कहना चाह रहा था। उसे इतना स्पष्टीकरण देने के बाद भी वो ये नहीं समझी कि रचित क्या कहना चाह रहा था। मैं समझता हूँ कि प्रकाश के भगवान ने इस बच्चे को यहाँ क्यों भेजा। अगर वे विहान के बारे में जानते तो उन्होंने शायद एक योजना के तहत उसे मारने की कोशिश की होती ताकि वे पकड़े न जाएं। उसने विहान को देखा जो उसके स्पष्टीकरण से हैरान था। ऐसा लग रहा था कि वो भी ये सब नहीं जानता था। ठीक है, रचित ने सिर हिलाया। ताकि प्रकाश के भगवान चाहते हैं कि हम उसे प्रशिक्षित करें। वो चाहता है कि हम उसे प्रशिक्षित करने के साथ साथ उसकी रक्षा भी करें, ताकि जब समय आए तो वो तैयार रहे। आपका मतलब है कि मैं मुख्य पुजारियों के रडार पर हूं? बिहान ने अपने सिर के पीछे खुजलाया जैसे कि उसे अभी इसका एहसास हुआ हो। ये बहुत संभव है, रचित ने जवाब दिया। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अभी रडार से दूर रहें। अकादमी को अकेला मत छोड़ो अभी। उनके पास 2 उच्च प्रोफाइल छात्र थे और दोनों को गुप्त रखने की आवश्यकता थी। वे समझते थे कि यह बहुत जटिल होने वाला था, फिर भी ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी था। चर्च ऑफ लाइट को आरव के बारे में पता नहीं था। इसका एक कारण ये था कि वे आरव को अपनी अकादमी के स्नातक से बाहर करना चाहते थे, ताकि उसे चर्च ऑफ लाइट में प्रशिक्षण देने के बजाय उनका छात्र माना जा सके। हालांकि अगले लॉर्ड ऑफ लाइट को प्रशिक्षित करना कोई छोटी बात नहीं थी। अब उनके पास अगले लॉर्ड ऑफ लाइट बनने में सक्षम एक उम्मीदवार नहीं था, उनके पास 2 थे और दोनों अकादमी में छात्र होने जा रहे थे। आर्टिफिसर लिशन ने हॉल में प्रवेश किया। उसने वहां सभी युवाओं को एक संक्षिप्त विवरण दिया ताकि वे इस मामले को अकेला छोड़ सकें। एकमात्र ध्वनि जो सुनी जा सकती थी वो लिशन के कदमों की पतली टाइल वाली फर्श पर चल रही थी। वो आरव के ठीक सामने रुक गई। पूरा हॉल शांत हो गया, क्यों कि हर कोई अभी भी इस स्पष्टीकरण को समझने की कोशिश कर रहा था। बहुत अच्छा स्कोर है, फिर भी मैं अकादमी से बिना किसी कारण के आपकी उम्मीदें बढ़ाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आरव ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये लोग वास्तव में मानते हैं कि दर्पण खराब था, या वे ये सुनिश्चित करने के लिए झूठ बोल रहे थे कि खबर चर्च ऑफ लाइट तक न पहुंचे। उसका मानना था कि दूसरा विकल्प चुने जाने की अधिक संभावना थी, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इतनी औसत प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति रख सके किसी भी मामले में, ये उसके लिए अच्छा था, क्योंकि दोनों विकल्प उसके पक्ष में काम करते थे। उसका मिशन तुलनात्मक रूप से आसान होने वाला था। लिश ने आरव के भाव को देखा। वो आश्चर्यचकित था कि उसने कोई दुख या गुस्सा नहीं दिखाया। उसे बस इतना बताया गया था कि उसे जो स्कोर मिला था उसके बजाय उसकी प्रतिभा औसत थी, और उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। क्षणिक मौन को तेज हंसी ने तोड़ा। हर कोई हंसी के स्रोत की ओर मुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने देखा कि रे हैश इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, उसने अपना पेट पकड़ लिया। वो अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सका। उसे उच्च अंक मिले हुए काफी समय हो गया था, लेकिन अब वो एक बार फिर से राहत महसूस कर रहा था। उसने अपनी आवाज को कम रखने की जहमत नहीं उठाई, जैसी कि उम्मीद थी। वो बेकार था, और हमने सोचा कि वो एक विलक्षण। हाँ, फिर भी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में पूरी दुनिया का अहंकार नहीं होता। जैसे ही उसने इतने उच्च अंक प्राप्त किए, मुझे पता था कि दर्पण दोषपूर्ण था, यहाँ तक कि शिक्षकों ने भी इसकी पुष्टि की। भले ही समन्स को सबसे मजबूत जादूगर वर्ग नहीं माना जाता था, वे अभी भी शीर्ष के करीब थे। रे हैश ने सोचा कि वो यहाँ आने पर किसी से कम नहीं है। उसने यहाँ किसी और से ज्यादा चमकने का फैसला किया। उसे अकादमी में एक शीर्ष छात्र बनना था। उसके पास प्रतिभा
और इसे प्राप्त करने का आत्मविश्वास था। दुर्भाग्य से अकादमी में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही उसने आरव जैसे किसी व्यक्ति को देखा जिसके पास एक राक्षसी प्रतिभा थी। रहा बहुत थी उन नंबरों को देखकर वो हैरान था। उसे लगा कि अकादमी में शीर्ष छात्र के रूप में स्नातक होने का उसका सपना दूर जा रहा था, जिससे अब उसे गुस्सा आ रहा था। पता चला कि ये एक झूठ था, इसलिए वो अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सका। वो अकेला व्यक्ति नहीं था जो राहत महसूस कर रहा था। पहले भी उसने एक साधारण व्यक्ति के पास प्रकाश के भगवान जैसी प्रतिभा होने के बारे में सुना था। अब जब ये अफवाह सामने आई तो कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि कई लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन कई लोग हंस नहीं रहे थे, जैसे हंस अभी भी अपनी हंसी रोकने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था कि वो हॉल में एकमात्र व्यक्ति था जो इस तरह का अराजक व्यवहार कर रहा था। रेहा ने अपनी कंटी रगड़ी। ये नहीं जानती थी कि उसे इस भोले आदमी की मूर्खता पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए। रेहा को यकीन था कि वो कड़े चयन मानदंडों के बावजूद यहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली था, लेकिन वो अभी भी उसके लिए कुएं के तल जान लो कि वो असल में क्या है, तभी दुनिया को पता चलेगा कि मौत का मुकाबला होने वाला है। अभी बहुत सारे लोगों को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जितना वो उन्हें नाराज करेगा उतना ही वो उसके पीछे पड़ेंगे, जिससे उसके लिए उनसे छुटकारा पाना और अपने काम पूरे करना मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए उसे पूरी आजादी की जरूरत होगी। सौभाग्य से लिसन को बीच में आने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसने रिया को रोक दिया। प्रतिभा ही सब कुछ नहीं होती, प्रतिभा वाले लोग भी असफल हो सकते हैं और प्रतिभाहीन लोग भी महान जादूगर बन सकते हैं। इसलिए आपको आलोचना नहीं करनी चाहिए। प्रतिभा चीजों की भव्य योजना में सिर्फ एक कारक है। आप ये सिर्फ उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। रेहैश मुस्कुराए और कहा कि आपने उसकी प्रतिभा की जांच किए बिना उसकी सिफारिश के आधार पर उसे प्रवेश दे दिया और अब आपके पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं समझता हूं दावा किया कि दर्पण क्षतिग्रस्त हो गया था। इसका मतलब था कि अब यहां रहने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना चाहता था। जितनी जल्दी वो लिसन की छाया से मुक्त हो जाए उतनी जल्दी वो काम पर जा सकता है। खैर, चूंकि अभी दर्पण दोषपूर्ण है, इसलिए ये परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। ये हो गया है। आप सभी को इस परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। हम देखेंगे कि दर्पण में क्या गड़बड़ है और जब हमारे पास उत्तर होगा और समस्या हल हो जाएगी तो हम आपकी प्रतिभा को फिर से मापेंगे। अब आप सभी अकादमी के छात्र हैं। मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि आप कहां होंगे। बच्चों को हॉल से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने पहले ही बहाना बना लिया था कि दर्पण काम नहीं कर रहा है, इसलिए दूसरों को इस परीक्षा से गुजरने देना बेवकूफी थी। आरव ने फिर से अपना बायां दस्ताना पहना और अपनी आभा को छिपा लिया। एक तरफ समूह के पीछे चलते हुए आरव दूसरी तरफ समूह के साथ चला गया। एलियाना हॉल में पहुंच गई, लेकिन अंतिम समूह से चूक गई। वो अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके दर्पण के पास खड़ी थी। उसकी गर्दन जो थोड़ी गर्म थी। क्या ये वास्तव में आवश्यक है? हाँ, एलियाना ने कहा। ठीक है। विहान आईने के करीब गया और उस पर अपना हाथ रख दिया। जैसा कि एलियाना ने कहा था, उसे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही उसने आईने पर अपना हाथ रखा, आईने पर अंकित संख्या ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। इसके विपरीत आरव के नंबर शुरुआत में धीरे धीरे बढ़े। विहान के अंक बहुत तेजी से बढ़े। 2 सेकंड के भीतर उसके अंक बढ़ना बंद हो गए और उसका अंतिम स्कोर 97-94 आया। 100 के बहुत करीब। रचित ने अपनी कंठी को थोड़ा खुजलाया। उसे ये सब थोड़ा अजीब लगा। 2 छात्र थे जिन्होंने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए थे और दोनों का तत्व एक ही था। वो एलियाना की किस्मत से थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उनका घर पहले से ही सबसे मजबूत घर माना जाता था और अब उनके पास ऐसी अविश्वसनीय प्रतिभा वाले 2 छात्र थे। इस बीच उसका घर अंतिम स्थान पर था। तुम्हारा मतलब है एक और सिरदर्द? एलियाना ने स्पष्ट किया। उसे अपने भविष्य में कई समस्याएं दिख रही थी। आरव को हाउस ऑफ लाइट के छात्रावास में लाया गया, जबकि अन्य युवाओं को लिसान द्वारा उनके संबंधित छात्रावासों में ले जाया गया। जैसे ही वो यहाँ का छात्र बना, उसे उसका अपना कमरा और एक बैज दिया गया, जो इस बात का प्रमाण था कि वो यहाँ का छात्र था। उसे छात्रावास के पास छोड़ दिया गया और सीधे उसके कमरे में भेज दिया गया और उसे बताया गया कि उसे जगह दिखाने और जगह के बारे में जानकारी देने के लिए एक वरिष्ठ छात्र को नियुक्त किया जा रहा है।
पहली चीज जिसने आरव का ध्यान खींचा वो बेड साइड टेबल थी, जो किंग साइज बेड के ठीक बगल में रखी गई थी। टेबल पर एक छोटी डायरी रखी थी। उसके ठीक सामने एक पेन रखा था। उसने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा और पाया कि डायरी पूरी तरह से खाली थी। उसने नोटबुक वापस रखी और दराज खोली, ये देखने के लिए कि अंदर कुछ है या नहीं। दुर्भाग्य से दराज भी खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस कमरे का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। फिर ये छात्रावास इतना बड़ा था कि ऐसे हजारों कमरे थे। खाली कमरा मिलना कोई अजीब बात नहीं थी। इसके अलावा उसका कमरा भी सबसे ऊपरी मंजिल पर था। वो बिस्तर से उतर गया और सबसे दूर वाली अलमारी के पास गया। उसने अलमारी खोली और अलमारी के अंदर के कपड़ों को देखा। उसने अकादमी की वर्दी की एक जोड़ी देखी। इसे अपने कपड़ों के ऊपर पहनना असहज लगता है और जो कपड़े मुझे दयनीय कर्मचारियों के साथ मिले हैं उन्हें उतारना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वे मेरी काली आभा को छिपाने में मदद करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वर्दी के बिना बाहर जाने दिया जाएगा। फिर उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी जो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। चूंकि अंगूठी नकली रूप प्रस्तुत कर सकती है, मुझे यकीन है कि ये नकली पोशाक भी प्रस्तुत करने में सक्षम होगी। अगर ये काम करता है तो आगे जाकर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। वो आईने के सामने चला गया और अपने प्रतिबिंब को निहारने लगा। अब तक सिर्फ उसका रूप बदला था, लेकिन उसकी पोशाक वही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पोशाक की कल्पना करने लगा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। ये कारगर साबित हुआ। वो देख सकता था कि पोशाक अलग थी। अब उसने अपना लबादा खोला और उसे अपनी पीठ पर पहन लिया ताकि लबादा ज्यादा नीचे न गिरे। एक दस्तक हुई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई जिसने उसका ध्यान खींचा। वो दरवाजे के पास गया और उसे खोला। उसने देखा कि एक 20 कुछ साल की महिला बाहर खड़ी है। क्या आप कैरिक हैं? युवती ने पूछा। हाँ, मैं रिया हूं। मुझे आपकी मदद करने के लिए नियुक्त किया गया है। मैं आज आपके साथ रहूंगी। आपको अकादमी के बारे में और बुनियादी बातें सिखाऊंगी कि आप कहां जा सकते हैं, क्या करने की अनुमति नहीं है और क्या नहीं। युवती ने अपनी नाराजगी नहीं दिखाई, लेकिन आरव को अभी भी लगा कि वो यहां रहकर खुश नहीं है। फिर अगर उसे पहले दिन नौकरानी के साथ जाने के लिए कहा जाए तो कौन खुश होगा? दुर्भाग्य से उसके पास भी कोई विकल्प नहीं था। यह सिर्फ एक दिन के लिए था। ऐसा लगता है कि जब तक आप अकादमी परिसर में हैं, आपको अपनी वर्दी मिली हुई है। आपको इसे हमेशा पहनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कोई आपको कुतिया समझ सकता है। संभव है हम जल्द ही शुरू करेंगे, जितनी जल्दी हम खत्म कर सकते हैं, और ये मेरे वापस आने के रास्ते में हो सकता है। हाँ, वो परेशान है। अगर आरव को पहले कोई संदेह था तो वे अब दूर हो गए हैं। उसने कमरे से बाहर जाने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया और युवती का पीछा किया। रिया ने सबसे पहले उसे छात्रावास दिखाया। उसने उसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताया जिसमें उसे जाना चाहिए यदि उसे देर रात को बाहर जाने की अनुमति चाहिए या जब उसे कोई समस्या हो। उसने उसे वो सामान्य क्षेत्र भी दिखाया जहां सभी लाइट मैच आराम करने के लिए आते हैं। हैरानी की बात है कि छात्रावास के अंदर एक अभ्यास क्षेत्र भी था जिसका उपयोग उनके मंत्रों का अभ्यास करने के लिए किया जा सकता था। हालांकि रिया के अनुसार वो क्षेत्र केवल दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए आरक्षित था। प्रथम वर्ष के छात्रों को केवल शिक्षकों की उपस्थिति में मंत्रों का अभ्यास करने की अनुमति थी और छात्रावास में बस इतना ही है। ये अकादमी का एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम बाहर हैं तो हमने अकादमी की सतह को भी नहीं छुआ है। आप समझेंगे कि मेरा क्या मतलब है। रिया ने दरवाजा खोला। रचित ने विहान को भी हॉस्टल से पहले ही उतार दिया था। दोनों युवकों के बीच सिर्फ 20 मीटर की दूरी थी और हर बीतते सेकंड के साथ ये दूरी कम होती जा रही थी। रिया से विचलित होकर आरव ने उस समय विहान की तरफ देखा भी नहीं। पता नहीं क्यों वो सामने की ओर देख रहा था। विहान उससे मुश्किल से 5 मीटर की दूरी पर था। दोनों की नजरें मिली। विहान आरव को ऐसे क्यों देख रहा था? क्या उसे आरव की सच्चाई पता चल गई है? विहान यहाँ क्यों आया है? इसके पीछे क्या रहस्य है? अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसने देखा कि एक युवक उसे देख रहा है। उसे नहीं पता क्यों, पर उसे उस नजर के नीचे खतरा महसूस हुआ। यह खतरे का एक अजीब सा एहसास था
जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पिछली बार भी उसे ऐसा ही महसूस हुआ था। वो एलोरा के सामने खड़ा था। हालांकि इस बार खतरे का एहसास और भी तीव्र था। विहान के होंठ मुस्कुराहट की तरह थोड़े उठे, पर पूरी तरह से नहीं। वो एक अजनबी की तरह आरव के पास से चला गया। जैसे ही वो युवक उसके पास से गुजरा, आरव ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसने केवल विहान को अपने सामने से जाते हुए देखा। विहान पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। क्या वो आदमी शिक्षक था? उसने रिया से पूछा। हालांकि विहान शिक्षक होने के लिए बहुत छोटा लग रहा था, पर एलियाना को देखने के बाद वो इस खतरे के एहसास के अलावा किसी और बात पर यकीन नहीं कर सका। ये निश्चित रूप से एक मजबूत शिक्षक से आ सकता है। अगर ऐसा था तो ये समझा जा सकता है कि उसे वो खतरा क्यों महसूस हुआ। रिया ने भी विहान की ओर देखा। उसने उसे मना किया।